सर आपको जैसे पता है अपना क्लाइंट है वो गिल्टी फील हो रहा है, तो फिर भी आप उन्हें डिफाइन करोगे? कि हमें क्लाइंट की पैरवी करनी है। कोई क्लाइंट गिल्टी फील करता है, उसका डिफेंड करना है उसको कोर्ट में, उससे वो पूछेगा, बात करेगा, उसका बचाव ही उसका धर्म है और उसके लिए वो फीस प्राप्त करता है। वक्त साइबर इतना क्यों बढ़ रहा है? साइबर क्राइम है, वो नई टेक्नोलॉजी है, अभी जनता कम जागरूक है और इसके जो अपराधी हैं वो ज़्यादा शातिर हैं, वो जनता से आगे की जानते हैं। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी, एक बंदे के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए थे और उसके 200 रुपए के चक्कर में वो 2 करोड़ भी फ्रीज कर दिए। सर कोई आपके पास ऐसा केस आया जो आप बता सकते हो? मेरे पास अभी हाल ही में 5-7-10 रोज पहले ही एक व्यक्ति आया था, वो वरिष्ठ नागरिक था। दौरान क्या हुआ कि अचानक एक गांव में एक व्यक्ति की कोई कुंड में गिर के कोई मर गया। उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा। एडवोकेट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, पावर या मनी? तो सबसे जो ज़्यादा ताकत है वो कानून में है। काफ़ी मौके आए हैं कि कई बार परिस्थितियां बदली हैं और कानून बदले हैं, ऑफिसर बदले हैं। आज साइबर क्राइम हो या कंज्यूमर राइट्स पर हर आम इंसान के मन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। नमस्ते दोस्तों, मैं गोविंद गुजर, आप देख रहे हो ऑप्टीमीडिया सॉल्यूशन की पॉडकास्ट सीरीज ड्रोन में एक नया एपिसोड। हमारे साथ मौजूद एक अनुभवी और रिस्पेक्टेड एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित जी। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर हमारा प्रश्न ये है, लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए गोविंद जी, दोनों एक ही शब्द हैं और दोनों के बारे में एक ही अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। जैसे लॉ किया हुआ व्यक्ति है वो लॉयर हैं, जो LLB की डिग्री है। एडवोकेट का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जो उस राज्य की विधिक परिषदें हैं जिनको बार काउंसिल कहते हैं, उसमें वो पंजीकृत हो, व्यक्ति की सलाह कर देता हो या व्यक्ति को कानूनी जो पक्ष रखता है अदालतों में, वो व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है, एडवोकेट कहलाता है। लेकिन दोनों का एक ही रूप में प्रयोग होता है। सर अगर कोई इंटर्न हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाए तो वो कितने पैसे कमा लेता है? कोई भी जो नया अधिवक्ता है वो हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस के लिए जाता है तो उसके स्किल पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह कहाँ कौन से फील्ड में कार्य करता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग विधाओं के अलग अलग जानकार हैं, उसके पास कितना काम आता है, किस हिसाब से वो काम को प्लीड करता है, तो वो अलग उस पर ही निर्भर करता है, उसके काम पे निर्भर करता है। सर इनकी लमसम कितनी साल की प्रैक्टिस रहती है? एडवोकेट की प्रैक्टिस का कोई वो नहीं होता, जब से शुरू करें तब से अंत तक है, छोड़े तभी होती है। रिटायरमेंट का कोई इसमें है नहीं। सर आपको जैसे पता है अपना क्लाइंट है वो गिल्टी फील हो रहा है, तो फिर भी आप उन्हें डिफाइन करोगे एज ए लॉयर? देखिए कि हमें क्लाइंट की पैरवी करनी है और मान लीजिए कोई क्लाइंट गिल्टी फील करता है, उससे कोई अपराध जाने अनजाने किस हालात में क्या परिस्थितियां रही हो, तो उस हिसाब से वो आता है, उसने वो बताता है कि ये अपराध है, या तो मैंने जानबूझ के किया है या मेरे से हुआ है, वो अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन एडवोकेट का है कि उसकी एडवोकेसी करनी है और जो उसका मुवक्किल है, क्लाइंट है, उसका डिफेंड करना है उसको कोर्ट में, उससे वो पूछेगा, बात करेगा, उसका बचाव ही उसका धर्म है और उसके लिए वो फीस प्राप्त करता है, तो उसकी वो पैरवी करेगा। सर लमसम कितनी फीस लेते हो एक नॉर्मल केस हो अपने? अलग अलग केसों की अलग अलग जो केस हैं उसकी अलग अलग तय होती है। कितना, कोई सिविल की अलग है, फौजदारी की अलग है। फौजदारी में जो धाराएं हैं उस हिसाब से अलग अलग कितना समय लग सकता है, कौन सी कैसी एविडेंस है उसमें, क्या वो राजीनामा वाले हैं, बिना राजीनामा वाले हैं, कंज्यूमर के हैं, रेवेन्यू के हैं, सब केसों की अलग अलग फीस होती है। तो सर आज जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आज के वक्त साइबर इतना क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? नई टेक्नोलॉजी है। साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, वो नई टेक्नोलॉजी है, अभी जनता कम जागरूक है और इसके जो अपराधी हैं वो ज़्यादा शातिर हैं, वो जनता से आगे की जानते हैं, तो वो येन केन प्रकारेण उस साइबर का जो तंत्र है उसमें सेंध मार करके और जो कम जानकार लोग हैं उनको फंसा करके और वो ज़्यादा रुपया कमाना चाहते हैं। तो ये लालच और एक संगठित गिरोह है
उसके कारण ये साइबर जो अपराध जनता की अज्ञानता के वश ये जो बढ़ रहे हैं, अब दुनिया इसके बारे में आमजन जानकार हो जाएंगे तो साइबर अपराध भी कम हो जाएंगे। इस बारे में उनको पकड़ने का, उनको जो गिरफ्तार करने का, उनको सजा दिलाने का जो सिस्टम अपना है वो बिल्कुल त्वरित डेवलप हो जाएगा। और अगर वो कहीं से अगर कोई किसी को नुकसान करते हैं और वो राशि आदि वहीं ब्लॉक हो जाएगी और समय पे उनको पकड़ लिया जाएगा तो सारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज पे है, चल रहा है, इस कारण ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इनमें कमी आएगी। जनता की जागरूकता से ये संभव होगा। तो सर इसमें जैसे मानते हैं मैं बेकसूर हूँ, मैं फंस जाऊँ, तो फिर मैं इसमें से कैसे निकलूँ? देखो, साइबर के जो क्राइम हैं उसमें अलग अलग तरीके के जो ठग हैं। आप एक बड़ी चीज़ मानिए कि अब जो व्यवस्था चल रही है वो नेट का युग आ गया। नेट के युग में हर आदमी मोबाइल का यूज़ करता है, हर चीज़ें हैं वो मोबाइल से जुड़ी हुई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल में कोई यूज़ कर रहा है, उसके पासवर्ड वगैरह एक तरह से ठगी नहीं है इसमें कि भाई आपने कोई पैसे ही निकाल लिए, कोई पासवर्ड का, वैसी ठगी नहीं है। अब आप जो देख रहे हो, जो युवा हैं, इस तरह के इसमें साइबर के जो ठग आ गए, जो उनसे नंबर ले लेते हैं या उनसे व्हाट्सएप जो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, उसमें पहले उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद जिसमें लड़की है तो अगला लड़का बन जाता है, लड़की होता है, लड़का है तो वो लड़की, मतलब विपरीत लिंगी बन करके फिर उनके साथ उनकी वीडियो बना लेना, खुद के उनके साथ वीडियो बना लेना, फिर उनको जो मेंटली रूप से टॉर्चर करना, उसके बाद वो झूठी पुलिस की उनको धमकियां देना। उस वजह से लोगों ने काफ़ी रुपए गंवाए हैं। और उसके एक्सटॉर्शन में लोग हैं जो वो कहते हैं कि हमें इतने रुपए दो वरना वीडियो हम ये वायरल कर देंगे। तो आजकल के जो नए बच्चे जो नया मोबाइल या नए जो यंग जो हो रहे हैं, टीनेजर्स आ रहे हैं ज़्यादातर इसकी गिरफ्त में, या वृद्धजन हैं वो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इन लोगों को बचने का एक ही उपाय है कि ये अगर ऐसा कहीं हुआ है, मान लीजिए किसी ने फ़ोन कर दिया और किसी ने उसको वीडियो की और की धमकी दी है, तो तुरंत वो संबंधित जो स्थानीय जो पुलिस लगती है वहाँ उसकी शिकायत करें और उस शिकायत पे उसका समाधान करेंगे, काउंसलिंग होगी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस ठगी से लोगों को बचाने का अभी एकमात्र यही उपाय है कि वो जो अपराधी हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचें और लोग इसकी ठगी से बचें। सर कोई आपके पास ऐसा केस आया जो आप बता सकते हो साइबर का? साइबर के जो अपने इलाके में ज़्यादातर तो ठगी के और ये वीडियो कॉलिंग वाले हैं। तो मेरे पास अभी हाल ही में 5-7-10 रोज़ पहले ही एक व्यक्ति आया था, जो वरिष्ठ नागरिक था। उसने कोई रात्रि में कोई कॉल आया, उसने उठा लिया, उसने बातें की, उसने कहा वीडियो कॉल करें। उसने वीडियो कॉल की, उसके बाद जो सामने वाला था उसने बिल्कुल ही अभद्रतापूर्वक है वो तुरंत ही इस तरह की उसने सीन बना लिया और फिर उसकी वीडियो बना ली। फिर दूसरे दिन से उसको फ़ोन करने लगे कि मैं हम ये वीडियो वायरल करेंगे और आपकी ये फ़ोटो हमारे पास आ गई। फिर पुलिस बन के तीसरे दिन धमकी, चौथे दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मेरे साथ इस तरह का वो हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि आप इस फ़ोन को इस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद भी अगर आता है तो आप स्वयं उसको धमका देना कि मैंने न तो आपको कॉल किया है, आप ही ने कॉल किया है और आप ही ने इस तरह का वीडियो बनाया है, आप कोई पुलिस नहीं हो, आप इस तरह के ठग हो। अगर दोबारा मेरे को फ़ोन किया तो मैं पुलिस में जाऊंगा और उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और उसका दोबारा फ़ोन नहीं आया। उसने बड़ा थैंक्स किया कि मैं बच गया, बड़ा मैं गिल्टी फील कर रहा था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं खूब हो रही है। दूसरे जो आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति से कहा कि मैं फला बोल रहा हूँ और आप मेरे को नंबर दीजिए, आपके पास मैसेज आया है, आप इस अकाउंट में ये ओटीपी बता दीजिए। इस तरह के कई फ्रॉड के केस आए हैं जिनमें ओटीपी कोई बैंक वाला बन के पूछ रहा है, या कोई ये कह रहा है कि आपकी गैस सिलेंडर की जो आपकी सब्सिडी आने वाली है, कोई कह रहा है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है आपकी उसकी सब्सिडी आने वाली है, या कोई आपको सामान डिलीवर होने वाला है, आपको प्राइज डिलीवर होने वाला है, आप इतने रुपए कमा रहे हो, आपकी लॉटरी लग रही है। इस तरह के मैसेज या इस तरह के फ्रॉड मैसेज आते हैं कि जो आपके खाते में अभी मैसेज आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, आप उसमें से आधे पैसे मेरे को डाल दो। मतलब तरह तरह के फ्रॉड के जो अलग अलग जो साइबर जो अपराधी हैं वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इसमें लोगों को जागरूकता से ही ये संभव है कि अपराधियों तक आम जन हैं वो ये व्यवस्था बनाए रखें कि कहीं न कहीं इनके झांसे में हम न आए। तो सर आज
हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू आप युवा क्या बताओगे इससे बचने के लिए? युवाओं से मेरा सबसे ये आग्रह मान लीजिए, अर्ज मान लीजिए कि जो साइबर जो ठगी है, युवाओं को बचना ही नहीं है। आसपास की जो लोकेलिटी है उसमें लोग ठगी के शिकार न हों, उनको बचाना भी है। इसके लिए वो ये जन जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से पास बैठ के समझाने से कि अब जो व्यवस्था जो चल रही है, हर आदमी का मोबाइल से बैंक खाते लिंक हो गए, आधार लिंक हो गए और अन्य चीज़ें भी लिंक होने का जो कार्यक्रम चल रहा है। बार बार आप सामान मंगवाते हो, पासवर्ड आते हैं और आते हैं, तो आप एक तो अनजान जो लिंक है उसको आप खोले नहीं। ये अनजान लिंक भी आपके खाते हैं वो हैकर्स वो साफ कर देते हैं। दूसरे, अगर कोई पासवर्ड पूछता है तो वो उसको कहीं नहीं बताएं। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर कोई इस तरह की इस मोबाइल में कोई अपना पासवर्ड वगैरह कुछ रखता है, वो ना रखें। अगर मोबाइल में आपके कोई भी आपने फ़ोटो खींच ली, कोई भी चीज़ मोबाइल में आपने रख दी और आपका नेट चालू है, इसी तरह के हैकर्स बैठे हैं कि वो तुरंत उसको निकाल लेते हैं। तो अपने को इससे बचाव यही है कि वो चीज़ें इसमें रखें नहीं और इन जो फ्रॉड हैं इनसे, पासवर्ड मांग रहा है, इनसे बचें और आम जनता को ये जानकारी दें तो वो ज्योतिपुंज बन करके सोसाइटी में इस साइबर ठगों से बचाने का काम करें। क्योंकि अभी हमारे देश की जो लिटरेसी है वो कम है और लिटरेसी का यानी इस मोबाइल जो लिटरेसी है उसके बारे में जनता कम जानती है, तो उनको समझाने का प्रयास करें, खास करके महिलाओं को, टीनेजर को, बुजुर्गों को। एक एडवोकेट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, पावर या मनी? देखिए, भारत की जो जनता है उसने जो सारी ताकत है वो अपने संविधान को दे रखी है और संविधान के तहत हमारी जो संसद है वो कानून बनाती है। तो सबसे जो ज़्यादा ताकत है वो कानून में है और इस देश में कानून का राज है। कानून के राज में कानून की ही ताकत होती है। पैसा और पावर है जो आपने बताया, वो कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई प्रभावित कर सकता है, लेकिन कानून अगर व्यक्ति के साथ है तो ताकत कानून में ही है। सर, आपके करियर में आपको ऐसा कोई केस जिसमें आपको प्रभावित किया है और न्याय मिला हो? देखिए, मैं करीब करीब 25 सालों से अधिक समय मेरे को वकालत करते हो गए और ऐसे काफ़ी मौके आए हैं कि कई बार परिस्थितियां बदली हैं और कानून बदले हैं, ऑफिसर बदले हैं और अचानक केस में नया मोड़ आया है। लेकिन एक ऐसा केस था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का था यहाँ पास के गांव का। उसके गांव में काफ़ी मुकदमे चलते थे रास्ते वगैरह के। तो गांव में उसके खिलाफ एक लोगों का समूह बन गया। उन्होंने सोचा कि इसको अपन सबक सिखाएंगे। तो उस दौरान क्या हुआ कि अचानक एक गांव में एक व्यक्ति की कोई कुंड में गिर के कोई मर गया। उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा और गांव वालों ने सामूहिक रूप से उस व्यक्ति पे, जिसकी शिकायतें जो करता था वो बुजुर्ग था, उस पे मुकदमा करा दिया कि भी इस व्यक्ति ने इसका दुष्प्रेरण किया है और इसकी वजह से ये आदमी आत्महत्या को अग्रसर हुआ। उसमें की जो आईपीसी थी उसमें धारा 306 आत्महत्या की दुष्प्रेरण का केस उस पर दर्ज हुआ। उन्होंने प्रयास किया, कैसे भी साज करके लोगों से कहा, कहलवाया और उस आदमी का चालान कराने की नौबत तक आ गई थी। वो आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि भी मेरे को यार झूठे खेस में ये फंसा रहे हैं, तो आप इसमें मदद करो। जब मैंने उसके कागजात वगैरह देखे, सारे लिए, मैंने कहा ये एफआईआर आप पे गलत हुई है और इसमें अपने को राजस्थान हाई कोर्ट में जहाँ रिलीफ मिल सकती है, हम वहाँ इसके बारे में रिट जो रिवीजन है वो करेंगे। तो हमने उस एफआईआर को केसिंग के लिए वहाँ हाई कोर्ट भेजा और उसमें थोड़ा समय लग जाता है, महीना 20 दिन का उस समय लगा। इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पुलिस तंत्र से, गांव का सामूहिक था, वोटों की राजनीति का दौर है, तो उन्होंने राजनीतिक प्रेशर बनाकर उसको गिरफ्तार कराने की जिस समय सोची कि अब करीब करीब दोपहर 3 बजे थे कि भी पुलिस आज चालान लेके आएगी, उसको गिरफ्तार करके साथ ही लाए। जो उसको कोर्ट तक लाए, इतने में हाईकोर्ट से फ़ोन आ गया कि आपके एफआईआर है, केस कर दी गई, हम ऑर्डर भेज रहे हैं। मैंने कोर्ट से कहा कि इसकी तो एफआईआर खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। तो पुलिस ने उसको तुरंत ही छोड़ना पड़ा। तो इस तरह कई बार परिस्थितियाँ आ जाती है कि किसी गिरफ्तार हो रहे आदमी को इस तरह के संगीन केसों में फंसाया जाता है, तो न्याय मिलता है। देश में ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर, मेरे कोई नोन थे, मैंने सुना है ये बात
उनमें वो एक शॉप थी उनकी, टी की चाय की शॉप थी नॉर्मल सी, उसमें वो फ़ोन पे वगैरह लेते हैं, अब रैंडम आदमी है, कोई भी ले लेता है। वो फ़ोन पे स्कैन करके गए थे 8 महीने पहले, और उसमें 800 रुपये किए हुए थे उनके। अब उनकी कोई गलती नहीं, अब मेरे को क्या पता भाई, कोई आदमी शॉप पे कर जाता, आजकल फ़ोन पे वाला है। जब उनको 8 महीने बाद पुलिस आई थी उनको पकड़ने साइबर में, उनको पकड़ के ले गए, उसमें उसकी क्या गलती बनती? उसमें वो अब मान लो कोर्ट में भी जाए तो उसमें क्या निकले उनका रिजल्ट वगैरह? देखिए, जो साइबर का जो संगठित अपराध है उसको रोकने की एक साजिश है कि किसी व्यक्ति ने पैसा, आपका कोई व्यक्ति चोरी से रुपए ला रहा है और उसके पास पैसे हैं, और आप कहीं चाय बेच रहे हैं और कोई सामान बेच रहे हैं, आपको वो फ़ोन पे कर देता है। वहाँ उस व्यक्ति ने किसी ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे ये इतने रुपये आदमी लेके चला गया, इस खाते में हुआ है, तो उस खाते से किस में आए वो और उस खाते से कहाँ गए? तो वो एक चेन है, उसको तोड़ने की बात है। आपका अगर उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप पुलिस को बता देंगे। पुलिस की जो संबंधित एजेंसियां आपकी यहाँ आती है, देखो पुलिस पूछताछ किसी भी व्यक्ति से कर सकती है, और जागरूक जो नागरिक है उसको हमेशा पुलिस का सहयोग करना चाहिए कि भाई मेरी ये बात है, मेरी शॉप पे आइए बता दें, कर दें। तो मैं नहीं समझता कि हाँ पुलिस उसको कोई तंग परेशान करेगी, लेकिन जो अपनी कानूनी प्रक्रिया है, देश में कानून का राज है, इसलिए हर व्यक्ति को कानून की पालन तो करना ही पड़ेगा। तो सर वो चेन कितने टाइम तक चलती है? जैसे पैसे वो कितनी बार घूमते हैं नहीं, एक से? जहाँ वो पैसा आया रुक गया तो वहाँ रुक गया, ब्लॉक कर देते हैं। वो जहाँ ब्लॉक नहीं होता है ना, जिस भी संबंधित जो बैंक है उस खाते में वो ब्लॉक कर देते हैं। कई बार आप सुनते हो खाता फ्रीज कर दिया, हम्म। तो आजकल वो अमाउंट जो है उनको साइबर वो फ्रीज कर देते तो हैं। सर जैसे उनका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया था, तो उनमें उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं, अकाउंट वो फ्रीज हो रुपए गया? आए हैं उनके खाते में, तो तब पैसा जो तो आया उसमें है, गलती मेरी थोड़ी है। गलती नहीं है, लेकिन पैसा जो आया है आपका खाता, आप कोर्ट में जाएंगे कि भी मेरा ये जायज पैसा है, हाँ। तो कोर्ट है उसको रिलीज कर देती है। अब थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी आई थी, एक बंदे के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए थे, हाँ, और उसके 200 रुपए के चक्कर में वो 2 करोड़ भी फ्रीज कर दिए। पूरा खाता फ्रीज कर दिया। हाँ, तो उसमें ऑनरेबल उसमें थोड़ी गलती होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारा उसमें, अब आ गई है नई रूलिंग, है नया कानून भी सरकार में बनाएगी कि जो पर्टिकुलर जो अमाउंट है जिसके बारे में विवाद है वही फ्रीज की जाएगी, पूरा खाता फ्रीज नहीं कर सकते आप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर की पावर कैसे बढ़ी? देखिए गोविंद जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब हमारे यहाँ उपभोक्ता अधिनियम 1986 में लगा था, वो इनिशियल स्टेज पे था। उस समय जिला मंचों के जो हर जिले में खोले गए थे, धीरे धीरे उसमें बदलाव आते गए, और जो 2019 का जो एक्ट आया है उसमें उपभोक्ताओं को टाइम बाउंड किया गया है कि आपको इतने समय में न्याय मिलेगा। साक्ष्य की जो प्रक्रियाएं हैं और जो स्टे की प्रक्रिया है, और जवाबदेही, जो विपक्षी पार्टियां जवाबदेही में ज़्यादा समय लेती थी वो कम कर दिया गया है। और जो सेक्शन 71 और सेक्शन 72 जो पालना के लिए बनाई गई है, उसमें जेल तक के जो प्रावधान किए गए हैं, वास्तव में ही उपभोक्ता कानूनों में बड़ा बदलाव है और शीघ्र न्याय की आशा है। एक गरीब व्यक्ति न्याय कैसे ले सकता है? देखिए, कानून सबके लिए हैं, और हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक थीम बना रखी है, जस्टिस एसेस टू ऑल। न्याय सबके लिए हैं, गरीब के लिए भी हैं। अगर कोई व्यक्ति साधन आर्थिक रूप से अगर असक्षम है, तो जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर ऐसी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण ने बना रखी है कि वो व्यक्ति वहाँ जाएं, अपनी बात बताएं, अपनी आय का ब्यौरा दें और बताएं कि मैं साधनहीन हूँ। तो हर लेवल पर पैनल लॉयर नियुक्त कर रखे हैं, वो पैनल लॉयर हैं उसकी पैरवी करेंगे। और किसी सिविल अगर वाद है और उसमें कोर्ट फीस का है, तो कोर्ट इसकी जांच करके कोर्ट फीस में माफ़ी तक के प्रावधान इसमें हैं। और अगर उसमें पीड़ित महिला है, बच्चा है, तेजाब पीड़ित है, एसिड पीड़ित हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं कि उनको त्वरित राहत मिले। आज के युवा वकीलों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे? युवा वकीलों को मेरा यही सुझाव है गोविंद जी कि ये मेहनत का, और इसमें बिल्कुल ही अटेंशन का, ये जो सेवा का भाव रख के अगर सेवा करें तो निश्चित रूप से वो असली वकील होंगे। भाव सेवा का रखें, मेहनत करें और जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो सर आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सर्वप्रथम आपका और आपके ऑडियंस का आभार।
और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आदमी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो अदालतों का सहारा लें और आपके रक्षा के लिए कानून इस देश में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से नागरिकों की रक्षा करते हैं। गोविंद जी, आपका और आपके स्टूडियो का, आपके ऑडियंस का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे इन महत्वपूर्ण विषयों पे मौका दिया है। बस